नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ तो हो रहा है। मैं काफ़ी समय से ये बात कह रहा हूं और हर बार जब कहता हूं तो कुछ नया इनपुट मिलता है। नया इनपुट ये है, दो तीन तरह की चीज़ें सामने आई हैं। एक खबर आपने पढ़ ली होगी जो नीतीश राणे ने जो बयान दिया है कि जब उद्धव ठाकरे बहुत ख़राब स्थिति में थे, मतलब उनकी बीमारी ख़राब स्थिति में थी, तो लग रहा था कि शायद पूरी तरह से स्वस्थ न हो पाएँ, क्योंकि स्पाइनल की इंजरी थी, उनकी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम थी। तो उस समय उनके बेटे इस तैयारी में लगे थे कि पिता को हटाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन इस बात की कहीं से पुष्टि नहीं हुई है। किसी और ने नहीं कहा है कि ऐसा कोई प्रयास हुआ था, न तो एनसीपी ने न कांग्रेस ने, क्योंकि उसके साथ ये भी कहा गया कि एनसीपी और कांग्रेस तैयार नहीं हुई, इसलिए ये परिवर्तन हो नहीं पाया। तब इस खबर में कितना दम है पता नहीं, लेकिन नीतीश राणे का दावा है कि उनके पास अस्पताल की सीसीटीवी की फुटेज है, जिसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। इस पर कोई अभी तक जो है संजय निरुपम की प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। आमतौर पर ऐसा कोई बयान आने के बाद तुरंत हमलावर हो जाते हैं संजय राउत, अभी तक हुए नहीं हैं। उसका क्या कारण है पता नहीं, लेकिन जितना पता है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज इसकी बात करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज का जो मुद्दा है वो अजीत पवार का व्यवहार पिछले कुछ महीने से बड़ा अजीब सा है। एक, वो एमवीए के साथ हैं और एनसीपी में रहेंगे आमरण, एक तरफ ये बयान है। दूसरी तरफ लगातार वो बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र की, उसकी प्रशंसा, और उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा लगातार कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, जिन पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं विपक्ष की, जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रही हैं या उनकी सरकार की आलोचना कर रही हैं, ऐसे सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अजीत पवार बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं। अब इसका लोगों को अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ बड़ा सीधा सा होता है राजनीति में कि पार्टी बदलने वाले जो नेता इस तरह का बयान दे, अपने विरोधी की प्रशंसा करने लगे और लगातार करने लगे, और ऐसे मुद्दों पर जिन पर उसके विरोधी लगातार जो है बोल रहे हों, तो ये समझा जाता है, ये सामान्य धारणा है कि वो नेता जो है पार्टी बदलने वाला है, दल बदलने वाला है। हालांकि अजीत पवार इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में ये भी सही है कि जो जितना इनकार करता है ऐसी खबरों पर, उतनी ही उसकी पुष्टि होती जाती है। तो अजीत पवार बीजेपी में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कब आएंगे ये पता नहीं, लेकिन आना चाहते हैं, ये सच्चाई है। बीजेपी उनको लेना चाहती है, ये भी सच्चाई है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब कुल मिलाकर बात होती है टाइमिंग की। वो कौन सा समय है जो अजीत पवार के लिए भी सूट करता है और बीजेपी के लिए भी, उसी हिसाब से इसका फैसला होगा। लेकिन अजीत पवार ने आज एक बड़ी अजीब सी बात कही है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को जिस वजह से मुख्यमंत्री बनाया, उनको साथ लिया बीजेपी ने, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, 10 महीने हो गए। यानी क्या काम, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। दो ही काम हो सकते हैं। एक कि वो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया हो, या बीजेपी को ऐसा लगता रहा हो कि एकनाथ शिंदे के आने के बाद, शिवसेना की टूट के बाद जो है वो एमवीए में भी टूट होगी बड़ी, और एमवीए के तीनों धड़े अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। वो ऐसा हुआ नहीं। ये बड़ी स्वाभाविक सी अगर बीजेपी की आकांक्षा रही हो या ये उम्मीद रही हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कभी जाहिर नहीं किया। बीजेपी महाराष्ट्र में 2014 से ही अपनी अकेले की ताकत आजमा रही है, और दो बार, 2 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव उसमें आजमा चुकी है, और ये देख चुकी है कि उसको मिलकर कुछ लड़े पार्टियां साथ में, अकेले लड़े, बीजेपी को नंबर 1 की स्थिति से हटाने की हालत में नहीं है। तो बीजेपी ने अपनी नंबर 1 की स्थिति को पिछले 9 साल से लगातार बरकरार रखा है 4 चुनावों में। उससे कोई बीजेपी को हिला नहीं पाया। मामला कुल ये है कि बीजेपी को अभी तक विधानसभा में अपने बूते से बहुमत नहीं मिला। 2014 में वो बहुमत के बहुत करीब पहुंच गई थी। हालांकि उसके पास चुनाव प्रचार का समय बहुत कम था 2014 में, क्योंकि अलायंस जो शिवसेना से टूटा था वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 24 घंटे पहले टूटा था। तो उसके बाद शिवसेना जिन सीटों पर चुनाव लड़ती थी, वहाँ उम्मीदवार तय करना, खोजना, उनको जो है टिकट देना,
और फिर उनको चुनाव मैदान में उतारना, ये सब जो है ये इसके लॉजिस्टिक्स की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं हुई थी। फिर भी 288 में से 122 सीटें, 145 सीट होती है स्पष्ट बहुमत के लिए, बीजेपी को 122 सीटें मिली थी। तो वो एकदम बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर थी। 2019 में उसकी सीटें कम इसलिए हो गई कि वो बहुत कम सीटों पर चुनाव ही लड़ी। 2014 में लगभग 250 सीटों पर लड़ी थी, 2019 में लगभग 150 सीटों पर लड़ी। लेकिन 2014 में उसकी जो स्ट्राइक रेट थी वो लगभग 45-47% के करीब थी, जो 2019 में बढ़कर 70% पर पहुंच गई। तो इसलिए बीजेपी आगे लगातार बढ़ रही है। ये इसके संकेत साफ दिख रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी। अब एकनाथ शिंदे को लेकर जो अजीत पवार बात कह रहे हैं उसमें दूसरा कारण क्या हो सकता है? क्या ये उम्मीद थी उनको कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, वो पूरी तरह से सरेंडर कर देगा, उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी, उस सहानुभूति को एकनाथ शिंदे ख़त्म कर देंगे, या बीजेपी के जनाधार में यानी इस गठबंधन के जनाधार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करेंगे? क्योंकि जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनसे ऐसा लगता नहीं शिवसेना जो मतलब यानी एकनाथ शिंदे गुट जो है वो कोई बहुत बड़ा जन समर्थन लेकर आया है बीजेपी के साथ। हालांकि 2-3-4 उपचुनावों के आधार पर यह तय करना मुश्किल होता है कि हवा किस ओर बह रही है, लेकिन एक बात तो कही जा सकती है कि बीजेपी अभी सरकार के बनने के 10 महीने बाद भी बीएमसी के चुनाव कराने का फैसला नहीं कर पाई है, या उनके विरोधियों की नज़र से देखें तो आप कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं जुटा पाई है। आखिर क्यों? क्या बीजेपी को डर है कि एकनाथ शिंदे के साथ के बावजूद बीजेपी बीएमसी में हरा नहीं सकती शिवसेना को? आप याद कीजिए पिछला जो चुनाव 2017 में हुआ था, बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें कम मिली थी शिवसेना से अलग लड़ने के बावजूद, जबकि उससे पहले तक जितने चुनाव हुए हैं बीजेपी उसमें जूनियर पार्टनर हुआ करती थी। तो इसलिए बीएमसी में बीजेपी कमज़ोर है ऐसा दिखाई नहीं देता, फिर भी उसने अभी तक चुनाव करवाया नहीं। तो उसका कारण समझ में नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि विधानसभा के साथ ही कराना चाहते हैं, या लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों या इसके अलावा भी कोई ऐसी बात सोचते हैं अजीत पवार कि एकनाथ शिंदे के आने से वो लक्ष्य बीजेपी का पूरा नहीं हुआ, लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि वो शायद गलतफहमी में है। वो एक तो ये सब इस तरह की बातें बोलकर कि आपने जिस वजह से एकनाथ शिंदे को साथ लिया वो पूरा नहीं हो पाया, उसे मैं कर सकता हूँ, ये एक दावेदारी हो सकती है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए कि एकनाथ शिंदे जो लेकर नहीं आ पाए। एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं, आपको पता होगा, उनके आने से मराठा जनाधार बढ़ेगा बीजेपी का, या मराठा समाज में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, ऐसी बीजेपी को उम्मीद रही होगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बड़ा मराठा नेता है नहीं। इसलिए एकनाथ शिंदे के आने के बाद ये उम्मीद थी बीजेपी को कि ऐसा बढ़ेगा, लेकिन अभी उसकी कोई परीक्षा नहीं हुई है, कोई टेस्ट नहीं हुआ है जिसमें एकनाथ शिंदे को इस पैमाने पर फेल या पास किया जा सके। अब बीजेपी का इंटरनल आकलन क्या है ये पता नहीं, लेकिन अगर केवल एक ही कसौटी पर कसना हो कि एकनाथ शिंदे के आने से बीजेपी को फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदे तो कई हुए। पहली बात, उद्धव ठाकरे की सरकार गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का अपना पद, अपनी विचारधारा छोड़ने के बावजूद, अपना गठबंधन तोड़ने के बाद, जनादेश को धोखा देने के बाद, ये 3 काम करने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा नहीं पाए। तो ये एक संदेश कि अगर जनादेश का अपमान करोगे तो इस तरह से होगा, ये बीजेपी देने में कामयाब हुई। दूसरी बात, जो शिवसेना को ये गुमान था कि उनकी पार्टी को एक आध नेता इधर उधर चले जाएं, बात अलग है, उसको जो है वो अपवाद की तरह शिवसेना मानती रही थी, उसको तोड़ दिया। वो उस मिथक को, उस धारणा को उद्धव ठाकरे की तोड़ दिया कि शिवसेना में विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन करा दिया। बड़ा हिस्सा जो है एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। अभी इस समय जो है उद्धव ठाकरे के पास जो हिस्सा है बहुत छोटा सा है, सांसदों और विधायकों की दृष्टि से। वोट की दृष्टि से क्या होगा ये तो चुनाव से ही तय होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे का अभिमान तोड़ दिया बीजेपी ने।
जिसकी कोशिश कर रही थी। 2014 से लगातार उद्धव ठाकरे बीजेपी के शीर्ष नेताओं को अपमानित कर रहे थे, लगातार उनके खिलाफ बोल रहे थे। 2014 में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियां साथ आईं, सरकार बनी, तो राज्य में सरकार में थे, केंद्र में भी सरकार में थे, फिर भी रोज गाली देते थे। तो 2014 से 2019 तक 5 साल शिवसेना ने और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी की भूमिका निभाई, सरकार में रहते हुए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व दृश्य था जो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला कि आप सरकार में भी हैं, आप विरोध में भी हैं, एक साथ दोनों जो है भूमिका जो है शिवसेना निभा रही थी। उसका असर ये हुआ कि ये सब करने के बावजूद शिवसेना अपना नंबर 1 का गठबंधन में, भाजपा शिवसेना गठबंधन में नंबर 1 का रुतबा, नंबर 1 की हैसियत को वापस हासिल नहीं कर पाई और उसके बाद सरकार नहीं चला पाए। तो ये 2 बड़े झटके, तीसरा शिवसेना को तोड़ दिया। अब उसका नतीजा कि कितना वोट खिसका ये तो तय होगा चुनाव से, लेकिन इतना तो तय है कि उद्धव ठाकरे के गुट को नुकसान पहुंचा दिया। शिवसेना से अभी तक जितनी भी टूट हुई है, चाहे छगन भुजबल निकले हों, चाहे राज ठाकरे निकले हों, चाहे नारायण राणे निकले हों या दूसरे नेता निकले हों, किसी ने इतनी बड़ी चोट नहीं पहुंचाई जितनी बड़ी एकनाथ शिंदे ने पहुंचाई। तो बीजेपी का जो तात्कालिक लक्ष्य था या कहें अल्पकालिक लक्ष्य था वो तो पूरा हो चुका है। दीर्घकालिक लक्ष्य जो है बीजेपी का वो एक ही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उसमें अभी जो दिखाई दे रहा है, कम से कम चुनाव से पहले ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को उसमें कामयाबी मिलती हुई दिख रही है या कहें कि उस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ सवाल उठता है कि एमवीए में क्या होगा। शरद पवार रोटी पलटने की बात कर रहे हैं, तो रोटी कहाँ पलटना चाहते हैं, अपनी पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर या राज्य में? ये कहीं से स्पष्ट नहीं कर रहे। उनकी जो है जीवनी का दूसरा हिस्सा भी आने वाला है, उनकी आत्मकथा का दूसरा हिस्सा छप गया है, वो आने वाला है, उसके अंश आने लगे हैं। उनका कहना है, उनका आरोप है कि बीजेपी शिवसेना को ख़त्म करना चाहती थी, पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना चाहती थी, इसलिए उद्धव ठाकरे जो है बीजेपी से अलग हुए और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ आए, यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ आए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उद्धव ठाकरे बता सकते हैं कि क्या बीजेपी उनको ख़त्म करना चाहती थी। अगर बीजेपी ख़त्म करना चाहती थी तो बीजेपी ने उनके साथ अलायंस क्यों किया? लोकसभा में भी किया, विधानसभा में किया, अपमानित होकर किया। उन्होंने जो कह सकते थे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ वो सब कुछ बोले, उसके बावजूद बीजेपी ने अलायंस किया उनके साथ। तो ऐसी मजबूरी नहीं थी। अगर ये 2014 में हुआ होता तो समझ में आता। 2014 में नंबर 1 की पार्टी राज्य में बनने के बाद बीजेपी के अगर इस तरह का हुआ तो ये मानना मुश्किल है कि बीजेपी जो है इतना दबाव में थी अब अपना जनाधार बढ़ाने की या अपनी सीटें बढ़ाने की, तो इसलिए वो शिवसेना को ख़त्म करना चाहती थी। शिवसेना को साथ लेकर वो सत्ता में लंबे समय तक बनी रह सकती थी निश्चिंत होकर। वो एक निश्चिंतता ज़रूर ख़त्म हुई। वो उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे हैं। पहल उन्होंने की, गठबंधन उन्होंने तोड़ा, बीजेपी के साथ उनको जनादेश मिला था, उस जनादेश को छोड़कर उससे अपमानित करके वो गए दूसरे खेमे में, उन्होंने विचारधारा छोड़ी। तो उस सब का नुकसान उद्धव ठाकरे को होना है, बीजेपी को उसका कोई नुकसान नहीं होना है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि एकनाथ शिंदे के आने से फ़ायदा कितना होगा। अब ये फ़ायदा नुकसान देखिए बड़ा सब्जेक्टिव होता है। बीजेपी कितने फ़ायदे की उम्मीद कर रही थी इस पर निर्भर होगा कि उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान। अगर उसकी उम्मीद के अनुरूप घटनाएं होती हैं, परिणाम आते हैं, तो उसको फ़ायदा हुआ। अगर उम्मीद के अनुरूप नहीं आता है तो नुकसान हुआ। ये कहा जा सकता है मुनाफे में घाटा आप कह सकते हैं कि बीजेपी को हो सकता है, लेकिन बीजेपी को घाटा नहीं हो सकता एकनाथ शिंदे के आने से। जो भी परिस्थिति बने, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आए, कुछ भी हो किसी भी परिस्थिति में, लेकिन शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार दोनों कोई खेल खेल रहे हैं। अब ये अलग अलग खेल रहे हैं कि मिलकर खेल रहे हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा जैसे जैसे समय आ रहा है। हालांकि सुप्रिया सुले ने तो 15 दिन का समय दिया था, उसमें से लगभग 1 हफ्ता तो बीत चुका है कि धमाका होगा, दिल्ली में भी होगा और मुंबई में भी होगा। तो अभी तक तो धमाका हुआ नहीं है कोई, सिर्फ
शरद पवार के एक बयान के अलावा कि रोटी पलटने का समय आ गया है। तो देखिए क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरे देश में जितने प्रदेश हैं उनमें सबसे दिलचस्प महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।